इसकी खास बात ये होती है कि क्रोमोसोम अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती है ना, स्पिंडल फाइबर खत्म होने लगता है और साइटोकाइनेसिस की तैयारी हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा तो ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाएंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया है, एस्टर फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिल्मी बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है ना। और दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। इस लाइन का क्या मतलब है यार, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर? हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी तक बच्चों हमने मियोसिस 1 कवर कर लिया था, बट एज वी नो मियोसिस एक स्टेप में कवर नहीं होती है। दैट मींस मियोसिस 1 के बाद हमें 2 डॉटर सेल मिल तो गए थे, बट वो 2 डॉटर सेल रिजल्ट नहीं थे, फाइनल रिजल्ट नहीं थे मियोसिस का। क्यों बच्चों? क्योंकि अब वो 2 डॉटर सेल परफॉर्म करेंगे another cycle of division, that is meiosis second। इसीलिए हमने एक और नोट्स में, एक स्लाइड में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि हमने लिखा था कि मियोसिस में 2 बारी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल, अपनी साइकिल खोल के देखो। हमने पिछले लेक्चर में एक साइकिल ड्रॉ की थी, तो 2 बार मियोसिस लिखा था, और 2 बार जब मियोसिस लिखा तो 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चले थे, और 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलने का मतलब क्या है, 2 बार कैरियोकाइनेसिस हुई थी। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो सोचना, जवाब तो ऑब्वियसली नहीं दे पाओगे, ठीक है, बट हाँ अगर सही जवाब दोगे तो बताना जरूर। अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या डीएनए रेप्लिकेशन 2 बार होती है अगर कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रही है? नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों सिर्फ एक ही बार होती है इन मियोसिस, और वो भी कब? एस फेज ऑफ द इंटरफेज। क्योंकि इंटरफेज जैसा एक स्टेज चलता तो जरूर है, दैट इज इंटरकाइनेसिस, बट उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, जिसका रीजन भी हमने पढ़ा था, बिकॉज सेल जब मियोसिस 1 करके निकलता है सो द कंटेंट इज ऑलरेडी हाई। सब कुछ हमने इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आओ अब देखते हैं कि वो जो 2 डॉटर सेल बना था वो अब कैसे मियोसिस 2 में जाकर के कंप्लीटली साइकिल को खत्म करेगा। एंड मेरे बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये चीज कि दोनों सेल जो बनती है ये साइमल्टेनियसली जाती हैं, एक के बाद एक नहीं, दे अकर, दैट डिवीजन ऑफ डॉटर सेल अकर साइमल्टेनियसली इन मियोसिस 2। ठीक है, तो आओ चलो पढ़ते हैं बच्चों मियोसिस 2। सबसे पहली बात तो आपने ये याद होना चाहिए कि मियोसिस 2 इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। सिमिलर टू माइटोसिस का मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलते, बट जिस तरीके से आप डिवीजन देखोगे, जो हम देखने वाले, वो बिल्कुल माइटोसिस जैसे आपको दिखाई देगी। जैसे माइटोसिस में हो रहा था वैसे ही आपको मियोसिस 2 में डिवीजन दिखाई देगी, बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि माइटोसिस कहां चलती है बच्चों? डिप्लॉइड सेल में, बट मियोसिस 1 के बाद हमें सेल्स हैप्लॉइड वाले मिले हुए हैं, है ना, तो मियोसिस 2 हैप्लॉइड में चलती है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बोलते, बट विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन पैटर्न, yes we do say that it resembles to mitosis। ठीक है, तो हमारा मियोसिस 2 क्या है बच्चों? अगेन इज व्हाट? अगेन इज अ काइंड ऑफ एम फेज, एंड वी नो दैट डिवीजन फेज जब भी होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। पहले भी हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ी फर्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस 2। तो देखो मियोसिस ओवरऑल कंप्लीट होती है 2 कैरियोकाइनेसिस करवा करके, ठीक है। तो और कैरियोकाइनेसिस फिर से कितने में डिवाइडेड होती है बच्चों? 4 स्टेजेस में। एक हो जाएगा प्रोफेज सेकेंड, क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड के बाद इट वुड बी फॉलोड बाय मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड के बाद इट वुड बी फॉलोड बाय एनाफेज सेकेंड, एंड अल्टीमेटली इट वुड बी फॉलोड बाय टेलोफेज सेकेंड। इट वुड बी फॉलोड बाय टेलोफेज सेकेंड, और टेलोफेज सेकेंड खत्म तो सेल चली जाती है साइटोकाइनेसिस 2 में। आओ अब डिवीजन पैटर्न भी चेक कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे सेल जब जाती है प्रोफेज सेकेंड में। तो देखो ये है ना एक डॉटर सेल 1 जो पिंक वाली थी, उसके पास अपने गिफ्ट्स थे ऑरेंज वाले। अब तुम्हें यहाँ पेयरिंग नहीं दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि पेयरिंग तो पहले ही मियोसिस 1 में खत्म हो चुकी थी। सो अब इनको बाइवेलेंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं यूनिवेलेंट। आप देख रहे होगे मैंने क्रोमोसोम ही बना रखे हैं, क्रोमैटिन नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूरी तरीके से कंडेंसेशन नहीं होती, ये पूरी तरीके से इलोंगेट होकर क्रोमैटिन के फॉर्म में नहीं आते हैं, है ना। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। और हमने देखो क्योंकि माइटोसिस से मिलता जुलता है बच्चों, माइटोसिस की नोट्स खोल करके बैठो या डायग्राम खोल करके बैठो, है ना।
तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो हमने पढ़ा था कि वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है, तो देखो तोड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेट होने लगती है ना। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स जो भी थोड़ा बहुत कंडेंस हो सकते हैं वो हो चुके हैं, और लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। बच्चों अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख रहे हैं तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर सब गायब हो चुके हैं। ये कंसेप्ट हमने बहुत बारी पढ़ लिया है, क्योंकि सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब इसी से कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये हटेगी तो ऑब्वियसली सब कुछ हट जाएंगे। फिर सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स दो हैं, क्यों, क्योंकि ये सेल इंटरकाइनेसिस से होते हुए आई है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर ली है मियोसिस सेकेंड के लिए। एंड नाउ दीज टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल नाउ दे आर मूविंग टू द ऑपोजिट पोल, तो ये भी लिख लेते हैं, centriole start moving to opposite pole, centriole start moving to opposite pole। आप अगर पॉइंट मैच करोगे ना, तो पॉइंट जो हम लिख रहे हैं इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। देख लो, मैच कर लो, मेरी बात तो भरोसा नहीं है तो centriole start moving to the, centriole start moving to the opposite pole, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है, स्टार्ट हो चुका है ना। तो ये सारी कहानी किसकी होगी, प्रोफेज सेकेंड की। अब हम कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाएगी, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो कौन सी स्टेज शुरू हो चुकी है, मेटाफेज सेकेंड। चलो अब मेटाफेज सेकेंड में देख लो, क्रोमोसोम, अब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। क्रोमोसोम अब आपको कहां दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म में। एंड वी नो दैट मेटाफेज की खास बात होती है बच्चों कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहां आ जाते हैं, इक्वेटर पर। तो ये यूनिवेलेंट क्रोमोसोम है, दिस यूनिवेलेंट क्रोमोसोम, दिस यूनिवेलेंट क्रोमोसोम align themselves at equatorial plate, या तो तुम इक्वेटोरियल प्लेट बोल सकते हो बच्चों, या तो मेटाफेजिक प्लेट बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही हमने ड्रॉ किया है जैसा किसमें ड्रॉ किया था, माइटोसिस में, है ना, बिल्कुल वैसे ड्रॉ किया है। अब यूनिवेलेंट क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पहले हमने बाइवेलेंट की पेयरिंग पढ़ी थी, है ना, बट अब यहाँ पर बाइवेलेंट का जिक्र नहीं है, क्योंकि बाइवेलेंट तो सेपरेट हो चुके थे इससे पहले वाले डिवीजन में, है ना। और यहाँ पर कितनी मेटाफेजिक प्लेट दिखाई दे रही है बच्चों, सिर्फ एक, जैसा बिल्कुल माइटोसिस में होता है। और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो काइनेटोकोर है उससे कौन चिपक गया है, स्पिंडल फाइबर। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर gets attached to काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बन करके स्टार्ट कहाँ हुई थी, इससे पहले वाले स्टेज में, बन करके तैयार हो चुकी है असेंबली पूरी की पूरी, और काइनेटोकोर से चिपक भी गए हैं। इससे पहले वाले स्टेज में देखो सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट कर रहा था, ये वाले को क्या बोला, स्पिंडल फाइबर। ये जो तारा जैसा अपीयरेंस देता है उसको क्या बोलते हैं, एस्टर। देखो यहाँ पे भी तुम्हें एस्टर फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। एस्टर इज नथिंग, जो रेज निकलती है ना, दैट रेज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एस्टर। ये भी सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो ये बिल्कुल वैसा नहीं है माइटोसिस की तरह, माइटोसिस में भी आपने ऐसा ही बनाया होगा, हमने यहाँ पे भी ऐसा ही बनाया है। तो दिस इज व्हाट मेटाफेज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटाफेज वन, मेटाफेज सेकेंड के बाद क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेज में, एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, अब थोड़ा कंपेयर करना, ये एनाफेज सेकेंड इट इज एग्जैक्टली लाइक एनाफेज ऑफ माइटोसिस। क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रोमियर है, ये क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डिवाइड एंड स्प्लिट, और इसके स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। इससे पहले वाले में देखो सिस्टर क्रोमैटिड चिपके हुए थे विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर, बट अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई है, ठीक है, डिवीजन के बाद। तो यहाँ पर इस सिस्टर क्रोमैटिड का अपना सेंट्रोमियर, इस सिस्टर क्रोमैटिड का अपना सेंट्रोमियर, और ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल, start moving to opposite pole, ठीक है।
एनाफेज हमें पता है बहुत शॉर्ट स्टेज होती है, स्पिंडल फाइबर्स को खींचेगा और पोल्स पर लेके जाएगा। अब यही सिस्टर क्रोमैटिड आगे जाकर के डॉटर सेल में नजर आएंगी, फ्यूचर डॉटर सेल में, इसलिए इनको फ्यूचर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल बोलते हैं हम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा टेलोफेज सेकेंड। टेलोफेज सेकेंड में क्या हो रहा है बच्चों, जो क्रोमोसोम्स यहां से चलना शुरू किए थे अब वो पहुंच चुके हैं पोल्स पर विद देयर रिस्पेक्टिव गिफ्ट्स। फिर जो टेलोफेज हमने माइटोसिस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रीअपीयरेंस। तो देखो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीअपीयरेंस हो रही है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोफेज में गायब हुआ था बच्चों, दैट इज अगेन रीअपीयरिंग, हो रहा है ना रीअपीयर। और अगर ये आने लगेंगे तो न्यूक्लियोलस आने लगेगा, गोल्जी आने लगेगा, ईआर आने लगेगा, बिल्कुल सेम है। तो मियोसिस सेकेंड में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, बिकॉज डिवीजन तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, जो लिख रहे हैं वो भी माइटोसिस जैसा है ना। तो जो आपको मेहनत करनी वाली है वो मियोसिस सेकेंड पे मेहनत करनी है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में बहुत सारी चीजें हो रही है। ये तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा दिखाई दे रहा है हमें, है ना। और ये देखो ये नए न्यूक्लियस बन करके तैयार हो रहे हैं, है ना। इन न्यूक्लियस को हैप्लॉइड लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और यही जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये वाला एक सेल बना लेगा, ये वाला दूसरा सेल बना लेगा। देखो साइटोकाइनेसिस की तैयारी हो रही है, फरो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ना। स्पिंडल फाइबर है, धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर देता है। तो इसकी खास बात ये होती है कि क्रोमोसोम अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती है ना, स्पिंडल फाइबर खत्म होने लगता है और साइटोकाइनेसिस की तैयारी हो जाती है। अब साइटोकाइनेसिस सेकेंड देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बच्चों, ये फरो धीरे धीरे जो गड्ढा है ये गहरा होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फरो जब गहरा होगा तो इससे बना लेगा एक डॉटर सेल, ये वाला हिस्सा बना लेगा एक डॉटर सेल, है ना। इसमें ये इनका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, है ना। और तुम या ये इसको न्यूक्लियस कह सकते हो, और इस न्यूक्लियस में क्योंकि एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मींस दिस इज अ हैप्लॉइड सेल, कंटेंट भी एक है, तो सी, सो दिस इज एनसी, दिस इज एनसी। तो इस तरीके से डॉटर सेल 1 मियोसिस 1 में जाकर के दो हैप्लॉइड सेल बनाए, दो डॉटर सेल बनाए। बट बच्चों हमने तो बोला था कि जो मियोसिस होती है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। तो मैम यहाँ तो आपने 2 ही बना रखा है। अब थोड़ा सोचो बच्चों, ये तो हमने एक ही डॉटर सेल का बनाया है ना, जब दूसरी डॉटर सेल भी जाएगी तो वो भी पैटर्न फॉलो करेगी, सेम पैटर्न फॉलो करेगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, देन साइटोकाइनेसिस सेकेंड। देख लो ऑरेंज वाली थी ना हमारे पास, तो देखो ऑरेंज है, दिस इज प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा तो ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाएंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया है, एस्टर फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाएगी और थोड़ा बहुत क्रोमोसोम को कंडेंस होना है वो भी हो जाएंगे, तो उसके बाद स्टेज कौन सी शुरू हो जाएगी, मेटाफेज। मेटाफेज में और कंडेंसेशन नहीं होती है, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पर थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट है। अब बच्चों ये मत बोलना मैम इसके लिए आप कुछ लिखवा नहीं रहे हो, बच्चों सेम ही लिखा हुआ है, जो अभी लिखते हुए आ रहे ना सब कुछ सेम ही है। चाहती तो मैं शायद ये ना भी दिखाती, बट आई जस्ट वांट कि तुम लोग ये भी देख लो, ट्राई भी कर सकते थे, आंख बंद कर लो, पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करो डॉटर सेल 2 का कैसा डिविजन होगा और मैच करो कि सही बनाया है नहीं, है ना। बट तुम्हारे लिए आई हैव मेड द एंटायर फिगर ऑफ डॉटर सेल 2 कि डॉटर सेल किस तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गया, क्यों, क्योंकि मेटाफेज की खास बात है स्पिंडल काइनेटोकोर्स पर लग गए, ठीक है। कितनी प्लेट्स है, एक ही प्लेट है, क्योंकि चाहे इस वाले मेटाफेज की बात करो चाहे माइटोसिस के मेटाफेज की बात करो, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट होगी, ठीक है। और एक ही यूनिवेलेंट की बात करते, बाइवेलेंट की बात नहीं करते। बाइवेलेंट के अलाइनमेंट पे क्वेश्चन है तो क्या मार्क करोगे, मेटाफेज 1, ठीक है। इसके बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं, इस क्रोमैटिड को खींच के इस वाले पोल पे ले जाएगा, इस क्रोमैटिड को खींच के इस वाले पोल पे ले जाएगा। देन जब अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं, टेलोफेज सेकेंड, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ गायब हुई थी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, स्पिंडल फाइबर खत्म होने लगता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन करके तैयार होते हैं अपने अपने गिफ्ट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो फरो बनी है वो गहरी हो जाएगी एंड यू विल गेट 2 डॉटर सेल। हाउ, विच टाइप ऑफ सेल, haploid cell. Which type of cell, haploid cell, isn't it? So this is how we get overall 4 haploid cell.
यहां से 2 डॉटर सेल मिली और कहां से मिली थी, यहां से 2 डॉटर सेल मिली थी, ठीक है। अब जाकर के बच्चों खत्म हुआ है मियोसिस। क्या खत्म हुआ है बच्चों, मियोसिस। तो क्यों ना एक वीडियो देखा था हमने, आओ उस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं आपको शुरू से दिखा दूंगी, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। मियोसिस 1 भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, सो दैट तुम अगर पिछला कुछ भूल गए हो तो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ कि होगा क्या। इस वीडियो में बच्चों, ये वीडियो हमने पहले भी देख रखी है ना, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि जब एक सेल साइकिल में सेल जाता है और उसको मियोसिस परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले वो इंटरफेस परफॉर्म करेगा जिसमें G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा। उसके बाद मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा, साइटोकाइनेसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 होगा। दोनों डिवीजन हमने बहुत ब्रॉडली, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर डायग्राम। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता बच्चों कि हर मियोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो। ये भी हो सकता है कि मियोसिस 1 हो जाए, साइटोकाइनेसिस ना हो, फिर मियोसिस 2 हो जाए, फिर एक ही बार इकट्ठे साइटोकाइनेसिस हो। साइटोकाइनेसिस के 2 टाइप होते हैं, साइमल्टेनियस या सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब मियोसिस 1 के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस 1 हो, फिर मियोसिस 2 के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस 2 हो। या साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठे, है ना। तो 2 तरीके के साइटोकाइनेसिस हो सकते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाओ, बस इतना याद रखो, हो भी सकती है या हो सकता है अल्टीमेटली लास्ट में भी हो, दोनों चांसेस पॉसिबल हैं, है ना। अब क्या पढ़ा था हमने, देखो हमने पढ़ा था कि एक सेल सबसे पहले G1 में जाता है, S में जाता है, G2 में जाता है, वही सारी बातें। S में अपना वो क्या करता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है, एंड ये जो सेंट्रोजोम है इसको भी डुप्लीकेट करेगा। ये भी हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, सिर्फ आपके पर्पस के लिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, सो दैट आप प्रॉपर एक स्ट्रेच में तुम पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं धीरे। अब ये कहाँ चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे हमारे प्रोफेज में। देखना प्रोफेज में क्या होगा, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, अपना अपना पार्टनर ढूंढ करके दे विल पेयर अप टुगेदर, ठीक है। इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस हमेशा होमोलोगस पेयर की होगी, और इनको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। अगर 2-2 दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4, तो उनको टेट्राड्स बोलते हैं, सब पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद क्या होता है बच्चों, प्रोफेज में ही किस स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, इधर का मटेरियल उधर जाएगा, उधर की मटेरियल इधर आएगा, ठीक है। ये सब भी हमने देखा हुआ था। ये देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई, नाउ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दे विल स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो शुरू होने वाला होता है दैट इज मेटाफेज 1। अब लिंक बैठाना, क्योंकि तुमने मेटाफेज 2 भी पढ़ लिया है। यहां पर देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर अपने आप को अलाइन करेंगे। पेयर्ड स्ट्रक्चर, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर से क्या जुड़ रहा है, स्पिंडल फाइबर। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर से स्पिंडल फाइबर चिपक गया। अब चिपकने के बाद ये सारे के सारे इक्वेटर पर आ जाएंगे। देखना, देखो ये दिखा रहे हैं डिफरेंस, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो एकदम आ जाएंगे बीचों बीच, 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, क्योंकि 2 पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा, एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे अपना अपना गिफ्ट के साथ, ठीक है। नाउ दे विल रीच द रिस्पेक्टिव पोल। वंस दे विल रीच द रिस्पेक्टिव पोल, फरो फॉर्मेशन हो जाएगी। फरो फॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगी, ये देखो क्रोमोसोम भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अनकॉइल कर रहे हैं, बट पूरे स्टेज एकदम एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं पहुंचते हैं, और अल्टीमेटली क्लीवेज फरो गहरी हो जाती है और 2 डॉटर सेल मिल जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अब असली बात जो पढ़नी है मियोसिस सेकेंड की, वो यहां से होगी। अब ये दोनों डॉटर सेल कहां जाएंगे बच्चों, इंटरकाइनेसिस में। देखो इंटरकाइनेसिस में क्या किया, सेंट्रोसोम को डुप्लीकेट किया, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद दे आर मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, मतलब प्रोफेज खत्म हो चुका है, कहां पर आ जाएंगे ये, मेटाफेज। मेटाफेज से जस्ट पहले अपनी स्पिंडल की अटैचमेंट की,
ठीक है, वो चमका था ना, फिर से दिखाती हूँ, ये देखो, फिर से दिखाती हूँ बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये जो ये क्या दिखा रहा है, काइनेटोकोर से अटैचमेंट दिखा रही है स्पिंडल फाइबर की। अब दे विल मूव टू द इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो डिफरेंस नोट करने वाला है, वहां पर बाइवेलेंट अलाइन हो रहे थे, यहां पर यूनिवेलेंट अलाइन हो रहे हैं। और कितनी मेटाफेजिक प्लेट होगी, सिर्फ एक, एज यू कैन सी, ये देखो, एक मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, आप मैच भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो क्या हुआ, एनाफेज 1 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई थी, बट यहां पर क्रोमैटिड्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड। अनदर मेजर डिफरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड की सेपरेशन हो रही है, ठीक है। अब देखो, दे आर मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स, खींच के ले गया, जैसे ही पोल्स पर पहुंच जाएंगे क्या शुरू हो जाएगा, टेलोफेज। टेलोफेज शुरू, थोड़ी सी अनटैंगलिंग हुई, अनकॉइल हुए, ठीक है। ये देखो किस फॉर्म में आ गए, क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गए। गिफ्ट्स इनके पास है, वो हम आपको जब समझाते हैं ना बच्चों, तो हम आपको पूरा क्रोमोसोम बना करके दिखाते हैं। अब यहां पर उन्होंने पूरे दिखाई भी है, ये चीज देखो, फिर से थोड़ा जाते हैं, रिवाइंड करते हैं, हाँ, ये देखो, अनकॉइलिंग हो रही है, क्रोमोसोम से किस फॉर्म में आ गया, ये जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था। अब ये देखो, इन्होंने क्या समझाया है कि दिस इज हाउ 4 डॉटर सेल्स वर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो अब ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो भाई, जब एक मियोसिस खत्म होती है, तब जाके ये स्पर्म बनता है मेल्स के केस में, और ये ओवा या एग बनती है फीमेल के केस में। और जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है, तब जाकर के एक बेबी या ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है विद द क्रोमोसोम 46, ठीक है। तो बच्चों, उस वीडियो के थ्रू हमने फिर से रिवाइज कर लिया मियोसिस 1, और आज हमने देखा कि कैसे वही 2 डॉटर सेल जो बनते हैं मियोसिस 1 के बाद, हाउ दे कंप्लीट देयर डिवीजन थ्रू मियोसिस 2। तो हमने मियोसिस 2 पढ़ लिया, हमने माइटोसिस भी पढ़ के रखा था, तो क्यों ना थोड़ा बहुत अब डिफरेंस भी पढ़ लिया जाए। सबसे पहली बात, माइटोसिस और मियोसिस में जो पहला डिफरेंस लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ तुम्हें भी लिखना है, और तुम्हें अपने आप को पॉइंट देना है, तुमने कितना पॉइंट सही लिखा है। तो माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर और कंटेंट सेम रहता है आफ्टर डिवीजन। बट मियोसिस में, अगर मियोसिस 1 की बात करूं, तो वो रिडक्शनल डिवीजन कहलाया जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या डिफरेंस है बच्चों, जो दूसरा डिफरेंस हम लिखेंगे कि माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है, इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो हैप्लॉइड में भी हो सकती है और डिप्लॉयड में भी हो सकती है इन केस ऑफ प्लांट्स। बट अगर मियोसिस की बात करूं बच्चों, तो मियोसिस इट अकर ऑलवेज इन डिप्लॉयड सेल ओनली, सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होगी, हैप्लॉयड सेल में नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगी, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगी, एज वेल एज जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, वो भी सिर्फ एक ही बार होगी, ओनली वन टाइम, ओनली वंस। बट मैं मियोसिस की बात करूं तो हमने दो बार कैरियोकाइनेसिस पढ़ी ना, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2। तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस कितनी बार चल रही है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस चल रही है 2 बारी, 2 टाइम्स। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार चल रही है, दैट इज नॉट अ डिफरेंस। बट कैरियोकाइनेसिस कितनी बार चल रही है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस चल रही है हमारी 2 बारी। और यहां पे जो प्रोफेज होता है, दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल, वेयर एज यहां का जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। व्हाई, बिकॉज इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, जो इसको ज्यादा इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहां का प्रोफेज डिवाइडेड नहीं होता सेवरल स्टेजेस में, ठीक है। और क्या डिफरेंस है बच्चों, आपने पढ़ा है कि मियोसिस में बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, या तुम कह सकते हो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है।
बट क्या यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है? क्रॉसिंग ओवर यहां पर एब्सेंट होती है. यू कैन राइट यहां पर प्रेजेंट होती है. CO जो उधर लिखा उसका मतलब क्रॉसिंग ओवर है. ठीक है, आपने देखा यहां पर सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट. यहां पर सिनेप्सिस जो है बच्चों दैट वाज एब्सेंट. कहां मिला था आपको सिनेप्सिस? कहीं पर मिला था आपको सिनेप्सिस? नहीं. क्यों? क्योंकि सिनेप्सिस होता है यहां पर एब्सेंट. क्रॉसिंग ओवर यहीं पे मिला. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यहीं पर मिली. और क्या डिफरेंस है बच्चों? यहां के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है. सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है. बट यहां के एनाफेज 1 में, एक सेकेंड, मैं इसको कंपेयर करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एनाफेज फर्स्ट. एनाफेज 1 में बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन, जो अगर क्रोमैटिड सेपरेशन की बात करेंगे तो वो कहां होगी? वो होती है एनाफेज 2 में. एनाफेज 2 में बच्चों क्रोमैटिड सेपरेट. ठीक है, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट. तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इसी तरीके से जो हमने क्लास में भी कवर किया हुआ है. जैसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे. टिलोफेज में जैसे हमने पढ़ा, टिलोफेज में यहाँ पर क्रोमैटिड पोल्स पर पहुंचते हैं, बट यहाँ के टिलोफेज 1 में यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंचते हैं. इजंट इट? यहाँ पर माइटोसिस एक ही डिवीजन में खत्म हो जाती है. यहाँ पर दो सीक्वेंस लेती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. यहाँ पर डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड सेल ही बन के आएगा. यहाँ पर डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड सेल बन करके आता है. सो दीज आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल दोनों परफॉर्म कर सकता है. डिपेंडिंग सेल किस तरीके का बच्चों? अगर सोमैटिक सेल होगा, सेल को ग्रोथ करानी है, रिपेयर कराना है, रीजेनरेशन कराना है, तो वो किसको प्रेफर करता है? माइटोसिस को. अगर सेल साइज को मेंटेन करनी है, माइटोसिस को. अगर स्टेबिलिटी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर सेम रखने हैं, माइटोसिस. अगर वेरिएशन चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा? करना पड़ेगा मियोसिस. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है. हमने बहुत पढ़ा, गैमीट बनना है तो मियोसिस चाहिए, वेरिएशन चाहिए तो मियोसिस चाहिए, क्योंकि वेरिएशन अच्छा होता है बच्चों, चेंजिंग एनवायरनमेंट से एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं तो आप देख सकते हो आप भी वेरी करते हो अपने पेरेंट्स से. यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, यू आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, है ना. ये सिर्फ मूवी में दिखाएगा बच्चों, बाहुबली का बच्चा बाहुबली के जैसा आएगा हूबहू. दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. व्हाई? बिकॉज वो बाहुबली का जो बच्चा है दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हेनेवर यू गेट टू सी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू विल सी द वेरिएशन, बिकॉज मियोसिस चलती है ना. तो फिल्मी बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है ना. और दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. इस लाइन का क्या मतलब है यार, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर? क्योंकि मान लो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में मियोसिस हुआ तो एन क्या मिला तुम्हें? 23. चाहे स्पर्म बने चाहे ओवा बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा 23 आएगा. चाहे इस जनरेशन की बात करो बच्चों या आगे आने वाली जनरेशन की बात करो, क्रोमोसोम नंबर हमेशा मेंटेन हो रहा है. Isn't it? इसलिए हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. अब यार कुछ डाउट आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा होगा. मैम हम एक तरफ से बोलते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, दूसरी तरफ से आप बता रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है. ये बात कुछ समझ में नहीं आई. ये बात साइंटिस्टों को भी समझ में नहीं आई थी, है ना. क्यों? इसीलिए तो इस स्टेटमेंट को पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस बोला जाता है. पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स? पैराडॉक्स एक अंग्रेजी वर्ड है. इस अंग्रेजी वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. जैसे एक जगह पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, बट आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क हैं, साइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी कोई भी XYZ, ठीक है. तो लिखा क्या हुआ है? पार्क मत करो. बट इन रिटर्न हमने बहुत सारी गाड़ियां वहां पर पार्क होते हुए देखी. मतलब जो बोल रहे हैं
वैसा हो नहीं रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही दोनों चीजें, है ना। स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द एक्शन पीपल आर परफॉर्मिंग। सिमिलरली यहाँ पर हम बोल तो रहे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो रहा है, बट एक तरफ से देखो क्रोमोसोम नंबर आधा भी तो हो रहा है, तो ये दोनों बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, इसीलिए इस सेंटेंस को बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। और ये एनसीईआरटी में लास्ट पैरा में ये लाइन लिखी हुई है जिससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस, कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो रहा है, दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? गलत इसलिए नहीं है कि हर जनरेशन में गैमीट्स का नंबर मेंटेन्ड कंजर्व रहेगा, सही बात है, और आधा भी हो रहा है, ये भी सही बात है। 46 से आधा होकर के 23 आ गया, तो दोनों बातें सही हैं, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि रिडक्शनल डिवीजन भी है, क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन हो रहा है, इसलिए पैराडॉक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एमाइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये कहाँ चलती है बच्चों? इस तरीके का जो डिवीजन चलता है ना, ये चलता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो ये इतना मेहनत नहीं करता डिवीजन करने के लिए, ये अपने सेल डिवीजन को डायरेक्टली डिवाइड करवा लेता है ना। और माइटोसिस से रिलेट मत करना, ए लगा हुआ है, दैट मींस माइटोसिस जैसी कोई चीज नहीं हो रही। मतलब माइटोसिस जैसी कोई चीज का मतलब ना यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी नहीं होगी, काटा मार दो, और नो क्रोमोसोम कंडेंसेशन, उस तरीके की भी चीज आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। इस पे भी काटा लगा दो। तो फिर होता क्या है? मान लो ये तुम्हारा बैक्टीरियल सेल है, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब डिवीजन करना हो तो एक छोटा सा फरो बनाएगा, ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेट करवा लेगा, ये देखो सेल इलोंगेशन हुई थोड़ी बहुत, फरो बना, और ये क्या करेगा अल्टीमेटली, दो डॉटर सेल में डिवाइड होकर के निकल आएगा विथ देयर जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर ज्यादा तामझाम नहीं था, सेल डायरेक्टली डिवाइड कर गया विदाउट एनी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, विदाउट एनी क्रोमोसोम कंडेंसेशन। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी एमाइटोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, जैसे यार पेपर है, पेपर लो ऐसे खींच दो डायरेक्टली, दो हिस्सों में फट करके आ जाएगा, इसी तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि यार सेल डिवीजन हो रहा है तो क्या रेप्लिकेशन नहीं हुई होगी? यहां पर रेप्लिकेशन हुई है बच्चों। तो अगर क्या क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन एस फेज में होता है ना, एस फेज तो सेल साइकिल का पार्ट है, एस फेज तो माइटोसिस और मियोसिस का पार्ट है, यहां पर तो माइटोसिस और मियोसिस नहीं चल रही। तो ये मत मार करके चले आना कि बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, -5 मिलेंगे। क्या मार्क करोगे, कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? डीएनए रेप्लिकेशन इन सच टाइप ऑफ डिवीजन, DNA replication occur just prior to division. डिवीजन से पहले ये अपने मटेरियल को डुप्लीकेट कर देते हैं, आधा इस कंटेंट में भेज देंगे इस डॉटर सेल में, आधा इस डॉटर सेल में भेज देंगे। सो दिस इज हाउ डिवीजन अकर इन केस ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। सो बच्चों, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ जरूरी क्वेश्चंस, है ना। चलो, पिछले क्लास का भी कुछ क्वेश्चंस हम यहीं डिस्कस करेंगे। तो हम लेकर के आए हैं कुछ पीवाईक्यूज। अब तुम्हें उठाना है एक पेन और देखना है तुमने जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास में कितने सही होते हैं, और आपको अल्टीमेटली एंड में मार्क्स देना है, और वो मार्क्स मुझे बताने हैं, है ना, सो दैट मैं भी देखूं कितने बच्चों के सही जवाब होते हैं, क्योंकि पढ़ा आपने सब कुछ है, पढ़ लिया है, अब आपको उसको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल। तो आपको पढ़ने का टाइम देती हूँ, ठीक है। मैम का गला थोड़ा सूख चुका है, तो मैम आपको 1 मिनट का टाइम देती है, ऑप्शंस पढ़ो, अपने आप को मार्क्स दो, ठीक है। यस बच्चों, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली बात हमेशा याद रखना, अच्छा वाला क्रॉसिंग ओवर वो है जो होमोलोगस में हो।
क्योंकि यार गलती से भी अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ले देकर के हो जाएगा कैंसर। हमें नहीं चाहिए भैया कैंसर, हमें चाहिए अच्छा वाला क्रॉसिंग ओवर। तो अच्छा वाला नॉन में कभी नहीं होता, होमोलोगस में होता है। पहला ऑप्शन मार दो काटा, डिलीट। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, भैया हमें नहीं चाहिए नॉन, हटा दो, काटा मार दो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, बिल्कुल सही जवाब। डी ऑप्शन में देख लेते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन। जाइगोटिन की वजह से ये वाला ऑप्शन हो गया है गलत। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ करके अपना मन बनाना है, आधा अधूरा स्टेटमेंट नहीं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, नो है ना एक फ्रेज, तो लिटिल ज्यादा हड़बड़ी करोगे ना तो आधा स्टेटमेंट पढ़ लोगे, बहुत खुशी हो जाती है ना, और हो जाते हैं उससे -5। तो जिनका भी ये सही है यार उनका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, डॉक्टर पक्का बनोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, ये भी पीवाई का क्वेश्चन है। उड़ीसा में यार साइक्लोन आ गया था, तो उड़ीसा में जिस टाइम पर एग्जाम था तो वहां पर दोबारा से पेपर हुआ था। तो ये मत बोलना सोचना कि उड़ीसा ही क्यों है, नीट हुआ था इनके लिए स्पेसिफिकली दोबारा से, है ना, कुछ साइक्लोन वाइक्लोन का चक्कर था। ओके, 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। अच्छा, मियोसिस 1 के बाद पूछा है। अब मैम ने तुम्हें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, अगर तुम्हें याद है तो, नहीं याद है तो फटाफट बना देती हूँ। हमने पढ़ा था एक 2n2c सेल, 2n2c सेल कहाँ गया था, 2n2c सेल गया था इंटरफेज में, जहां पर आया था G1 S और G2। अगर S से होता हुआ जाएगा तो वो 2n4c कर लेगा क्योंकि S में रेप्लिकेशन होता है। फिर ये रूप वाला डीएनए कहाँ पहुंचा, सेल कहाँ पहुंचा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जब ये पहुंचा बच्चों तो क्या हो गया था, N और 2c, कंटेंट हाफ हो गया था, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया था, N2c। उसके बाद ये सेल गया था मियोसिस 2 में, ये वाला सेल भी गया मियोसिस 2 में, है ना। तो यहां पर भी N, यहां पर भी N, यहां पर भी N, यहां पर भी N, देन C C C C, पूरा का पूरा हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, देखना उसको। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन है मियोसिस 1 के रिस्पेक्ट में कि मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल बन के आई उसके पास 4 times अमाउंट ऑफ डीएनए होता है इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट हमारे एनसी होते हैं, है ना, तो ट्वाइस दी अमाउंट ही तो है, ट्वाइस है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ट्वाइस ही तो है, 4 times तो है नहीं, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर्ड इन पेरेंट सेल इन एस फेज। अच्छा, पेरेंट सेल में तो 4c है ना, एस फेज के बाद तो पेरेंट सेल 4c होगा, बट मियोसिस 2 के बाद तो 2c आ रहे हैं, तो सेम तो है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। तो हैप्लॉइड गैमीट हमारा एनसी होता है, ठीक होता है, तो एन तो वैसे ही बिल्कुल, और सी का ट्वाइस ही तो है 2c, तो ये बिल्कुल सही जवाब मिला, ये बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर होगा। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, ट्वाइस हमने जब एक्सप्लेन कर दिया तो सेम की तो जिक्र नहीं होती, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, What will be the amount of DNA in pollen grain if its mother cell has 30 picogram? तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट ये पढ़ा हुआ है हमने कि pollen grain मियोसिस के बाद बनते हैं तो हैप्लॉइड होंगे, और अगर मदर सेल का 32 पिकोग्राम डीएनए दिया हुआ है दैट मींस, और हमें पता है मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो फटाफट हमें G2 फेज में बताना है। ठीक है, What will be the amount of DNA in pollen grain if its pollen mother cell has 32 picogram in G2 phase? तो pollen grain तो तभी बनेगा ना जब मियोसिस कंप्लीट होगी, मियोसिस 1 भी हो मियोसिस 2 भी हो। दैट मीन्स देखो जो पहले दिया हुआ है ना ड्रॉ कर लो, G1 का दिया हुआ है मतलब S और G2 में दे रखा है कि जो pollen मदर सेल है उसके पास कितना है, उसके पास जो डिप्लॉयड कंटेंट है वो 32 पिकोग्राम है। अब इस 32 पिकोग्राम वाली जो सेल है बच्चों, ये जो 32 पिकोग्राम वाली सेल है ये कहाँ आएगी, ये आएगी सबसे पहले मियोसिस 1 में। तो जब ये 32 पिकोग्राम वाली सेल मियोसिस 2 में आएगी तो 2 डॉटर सेल बनेंगे ना, 2 डॉटर सेल। ठीक है, जैसे यहां पर देखो
मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल बन रहे थे। अगर इससे पहले का कंटेंट 4C था तो जो डॉटर सेल बन के आए उन्होंने कंटेंट आधा आधा कर लिया। सिमिलरली अगर यहाँ पर 32 पिकोग्राम है तो आधा आधा अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो कितना आएगा, 16 पिकोग्राम। अभी मियोसिस खत्म नहीं हुई, मतलब पॉलिन ग्रेन अभी भी नहीं बने कंप्लीटली। अब ये दोनों सेल कहाँ चली जाएंगी, इंटरकाइनेसिस में जाएंगी यार, अपना काम करेंगी। उसके बाद चली जाती है मियोसिस 2 में। तो जब ये मियोसिस 2 में जाएंगी तो ये वाली डिवाइड कर जाएगी 2 डॉटर सेल में और ये वाली डिवाइड कर जाएगी 2 डॉटर सेल में। अब यहां पर देखो 2C को इन्होंने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक ने C ले लिया, एक ने C ले लिया। दैट मींस प्रीवियस वाला जो कंटेंट है वो आधा आधा डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिमिलरली 16 का आधा कितना होता है, 8 और 8। इस 16 का भी आधा कितना होगा, 8 और 8। तो ये जो पॉलिन ग्रेन्स बन के आए 4, इनमें कंटेंट कैसा था, 8 पिकोग्राम। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यही तो हमने डिस्कस किया था, यही तो लाइन है। 4 हैप्लॉइड सेल्स का बनना नहीं, डबल डिवीजन होना नहीं, डज नॉट इन्वॉल्व डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, ऐसा नहीं है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का मेंटेन रहना। टेम्पररी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटिन ड्यूरिंग मियोसिस 1। ये क्या होता है बच्चों, देखो जो डिप्लोटिन स्टेज होती है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि डी साइनेप्सिस होता है, काइजमाटा दिखता है, वहां पर कुछ oocytes होती हैं, ध्यान से सुनना, oocytes of certain vertebrates, oocytes of certain vertebrates। oocytes क्या होती है बच्चों, oocytes वो सेल होती हैं जहां पर फीमेल गैमीट बनता है, ओवा बनता है ह्यूमन फीमेल के केस में। तो अगर वो वाली सेल मियोसिस में जाती है, मियोसिस में भी पर्टिकुलरली किस स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में जाती है, तो दे गेट सस्पेंडेड फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये वहीं जाकर के सस्पेंड हो जाती हैं। दैट मीन जैसे स्कूल में भी हम सस्पेंड होते थे ना यार, तो कुछ टाइम के लिए सिर्फ रेस्ट करते थे हम घर में, है ना, क्योंकि स्कूल जाना तो अलाउड नहीं था। सिमिलरली जो सेल है वहीं पर आकर अटक गई है, ठीक है, बैटरी खत्म है उसकी, लेकिन सस्पेंशन के बाद तुम्हें स्कूल कभी तो जाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब सस्पेंड होने के बाद बाहर आएंगे तो डाइकाइनेसिस कंटिन्यू कर लेंगे, फिर मियोसिस करके बाहर निकलेंगे। बट जब तक उसमें वो सस्पेंडेड है, उस सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटिन को हम बोलते हैं डिक्टियोटिन स्टेज। बट ये सस्पेंशन बच्चों सारे सेल्स में नहीं दिखाई देती, सिर्फ oocytes में दिखाई देती है ऑफ सर्टेन वर्टिब्रेट्स। और oocytes क्या होते हैं, oocytes वो सेल होती है जहां पर ओवा बनता है, और ओवा कहां पर बनता है, फीमेल्स में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्टेज तुम्हें मेल्स में भी दिखाई देगी, नहीं, ये स्टेज कहां दिखाई देती है, ह्यूमन फीमेल्स में दिखाई देती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिप्लोटिन फेज ऑफ मियोसिस इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, डीसाइनेप्सिस होता है, हाँ, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करना शुरू कर जाते हैं। कहां से नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट मींस काइजमाटा। कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन नहीं, ये यहां नहीं होता है। टर्मिनलाइजेशन कहां होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है बच्चों इन डाइकाइनेसिस। डिक्टियोटिन स्टेज, हाँ अभी हमने पढ़ा। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई, कंप्लीट नहीं होता बच्चों, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल रेज एंड एस्टर, हाँ एस्ट्रल रेज कंप्लीट नहीं बोलेंगे, स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज, हाँ ये सही है। तो आंसर अगर मैं देखूं तो डी साइनेप्सिस सही है। और डी साइनेप्सिस देखो कहां कहां दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ है, काटा मार दो, यहां नहीं दिया हुआ है, काटा मार दो। फिर ए के साथ सी दे रखा है, सी के साथ एफ दे रखा है, यस, ठीक है। प्रोफेज हमें पता है सबसे बड़ी स्टेज होती है, बट प्रोफेज में भी सबसे बड़ी स्टेज कौन है, डिप्लोटिन। क्यों, क्योंकि कभी कभी तो सालों या महीनों तक इसी में सस्पेंडेड रहती है। तो ए सी एफ, ठीक है। ए बी तो नहीं होगा, ठीक है, सी होगा बट ई नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स विच मीडिएट फॉर क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन, ये कब अपीयर होते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमने पढ़ा है बच्चों, जब रिकॉम्बिनेशन हो, जब क्रॉसिंग ओवर हो, दैट इज पैकेटिन स्टेज। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, इफ एग ऑफ एन क्रोमोसोम हैज 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। सबसे पहले तो लिख लो जो चीज दिया हुआ है, गिवन एग,
एग का कंटेंट दिया हुआ है 10 पिकोग्राम और हमें पता है एग क्या होती है, हैप्लॉइड। दैट मीन्स ये जो कंटेंट दिया हुआ बच्चों ये हैप्लॉइड सेल का दिया हुआ है। हाउ मच DNA वुड अ डिप्लॉइड सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन G2 फेज। दिया हमें हैप्लॉइड सेल का है, पूछा हमसे डिप्लॉइड सेल का है, किस फेज में, G2 फेज में। तो क्यों ना पहले इस हैप्लॉइड को डिप्लॉइड में कन्वर्ट किया जाए। अगर हैप्लॉइड 10 पिकोग्राम है तो डिप्लॉइड कंटेंट डबल ही तो होगा, 20 पिकोग्राम। अब ये 20 पिकोग्राम वाला सेल सबसे पहले जाएगा G1 में, तो जब G1 में जाता है तो क्रोमोसोम रिलेटेड चेंज तो होता नहीं, तो वो 20 का 20 ही रहेगा। अब यही 20 पिकोग्राम वाला जब S में जाएगा तो कंटेंट गेट्स डबल, तो 20 से कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम। और 40 पिकोग्राम के बाद जब ये G2 में जाएगा बच्चों, G2 में भी क्रोमोसोम रिलेटेड चेंजेस तो होते नहीं, मतलब एज इट इज रहेगा 40। तो आंसर क्या मार्क करोगे बच्चों, 40 पिकोग्राम, है ना। ओके नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस 102 पॉलिन ग्रेन्स हाउ मेनी मियोटिक डिविजन। अच्छा, इसके लिए ना फॉर्मूला होता है x/4, ठीक है। x यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या है, x इज नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर देखो बच्चों नंबर ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है 102। तो 102 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 25.5। 25.5 आंसर दिया हुआ है, बट ये मत मार्क करना डिवीजन कभी आधी नहीं होगी, है ना, डिवीजन कभी आधी नहीं होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं फिर 25 मार्क कर दो, 25 में 102 पॉलिन ग्रेन नहीं बनेगा, 102 पॉलिन ग्रेन 25 में नहीं बनेगा, बन तो 25.5 में रहा है, बट क्योंकि आधी डिवीजन तो होगी नहीं, वो तो डिवीजन कंप्लीट करके ही निकलेगा, तो हमेशा क्या कर दोगे उसको, राउंड ऑफ। सो आंसर वुड बी 26 डिवीजन चाहिए हमें 102 पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैम डिवाइड बाय 4 क्यों किया, 12 में पढ़ोगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अच्छा एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए, इन केस क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन निकालो, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म एक्स सीड या ग्रेन या फ्रूट, एक्स नंबर ऑफ सीड या ग्रेन या फ्रूट, तो फॉर्मूला लगाओगे x प्लस x/4। बस फॉर्मूला लगाना है यार, अभी इस फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब आप पढ़ोगे 12th क्लास में, क्यों हम x कर रहे हैं, क्यों हम x/4 कर रहे हैं, ठीक है। बस अभी आपको फॉर्मूला से मतलब होना चाहिए। What will be the amount of DNA in meiotic 2 products if the DNA is 20 picogram in myocyte at G2? बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब आई वांट इस क्वेश्चन को तुम क्या करो, इस क्वेश्चन को तुम एज अ होमवर्क करो। तो दिस इज अ होमवर्क, रिप्लाई करना है, आई विल सी टू इट कि कितने बच्चों के सही जा रहे हैं, उनके दिमाग सही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्रॉसिंग ओवर जो होती है, दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, 2 डॉटर निकला है, 2 डिफरेंट बाइवेलेंट्स नहीं, सेम बाइवेलेंट होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेज विद सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इन, देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और बिगनिंग कहाँ हो जाती है, डिप्लोटिन में ही, डिप्लोटिन में ही डी सिनेप्सिस होती है बच्चों, और सेपरेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं which of the following is not the characteristic feature during mitosis in somatic cell। तो अभी हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था बच्चों, माइटोसिस थोड़ी होता है, मतलब सिनेप्सिस थोड़ी होता है माइटोसिस में, सिनेप्सिस किसका फीचर होता है, सिनेप्सिस होता है बच्चों पेयरिंग, और पेयरिंग किसमें हमने पढ़ी थी, पेयरिंग हमने पढ़ी थी मियोसिस में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर किस में पढ़ी थी बच्चों हमने, पैकेटिन में, ना मेटाफेज में पढ़ी, जाइगोटिन में भी नहीं पढ़ी, डायकाइनेसिस में भी नहीं पढ़ी। ये देखो लेप्टोटिन में क्या होता है बच्चों, लेप्टोटिन में क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। डिप्लोटिन में क्या होता है, काइस्माटा दिखाई देता है, ठीक है। पैकेटिन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ए का जाएगा फोर्थ, ए का यहाँ सेकंड है, ए का यहाँ थर्ड है, गलत। बी का जाएगा सेकंड, दोनों में बी का सेकंड है। सी का जाएगा थर्ड, यहाँ पर सी का 1 दे रखा है।
तो इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन बना। नेक्स्ट, इन मियोसिस 1 द कंडेंसेशन ऑफ एंड कॉलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, तो कंडेंसेशन प्रोफेज में ही शुरू होगी, बट प्रोफेज के किस स्टेज में शुरू होगी बच्चों? लेप्टोटिन स्टेज में। किस स्टेज में? लेप्टोटिन में। और जब कंडेंसेशन हो जाती है तभी नेक्स्ट स्टेज में हमें वो बाइवेलेंट दिखाई देते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट, पैकेट इन ईच टेट्राड। अगर मैं टेट्राड की बात करूं, टेट्राड का मतलब क्या हो गया? ये तो एक डायाड है, टेट्राड पूछ रहा है। 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। कितना क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। डायाड पूछता 2 क्रोमैटिड, मोनाड पूछता 1 क्रोमैटिड। ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर कब होती है बच्चों? याद कर लो, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटिन स्टेज। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है, बाइवेलेंट की बात कर रहा है, तो बाइवेलेंट की सेपरेशन कब होती है? एनाफेज 1 में था। अगर क्वेश्चन पूछता क्रोमैटिड्स की सेपरेशन कब होती है, तब हम एनाफेज 2 मार्क करते। ठीक है। नेक्स्ट, डैश मार्क्स द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैड अकर्ड। वो कौन सी साइट दर्शाती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है? वो एक्स शेप स्ट्रक्चर, और उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? काइस्माटा। ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनलाइजेशन, काइस्माटा स्लिप करके कहां पर आ जाता है? एंड्स पर, उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। वो कहां पर होता है बच्चों? वो होता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में भी कहां पर? वो होता है डाइकाइनेसिस में। कहां पर? डाइकाइनेसिस में। नेक्स्ट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स इक्वेटर। इक्वेटर से ये तो समझ में आ रहा होगा मेटाफेज है, बट मेटाफेज 1 है या मेटाफेज 2 है? बाइवेलेंट है तो मेटाफेज 1 करते, अगर यूनिवेलेंट पे क्वेश्चन होता तो मेटाफेज 2 मार्क करते। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। तो थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस मेरे साथ लगाए हो, अपने अपने मार्क्स बताने हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।